हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी फॉर मैथमेटिक्स फॉर एग्ज़ाम एटीसी एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करा और कमेंट्स में भी लिखे कि मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी बना देने। मैंने फिजिक्स और इंग्लिश की ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, तो आप जाके वो देख सकते हो। तो बहुत लोगों ने कहा कि इसी तरह से मैथ्स के लिए बनाने, सो आई एम हेयर विथ स्ट्रैटेजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस, देन प्रायोरिटी, देन स्टडी मटेरियल, देन कंक्लूजन। सबसे पहली बात एक हम लोग शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में मैथ का सिलेबस क्या है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, बट यहाँ पे एक हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं। एटीसी के अंदर 11th-12th की मैथ्स पूछी जाती है एंड अपार्ट फ्रॉम 11th-12th इसके अंदर गेट लेवल की मैथ पूछी जाती है, जिसको कि कुछ लोग इंजीनियरिंग मैथ कह रहे हैं और कुछ लोग बीएससी मैथ कह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप गेट मैथ अगर ले लें जिसके अंदर पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ जाती है, और बीएससी मैथ तो काफ़ी हाई लेवल भी हो जाता है, तो गेट लेवल के मैथ अगर आप लेके चलते हैं दैट इज़ सफिशिएंट फॉर एटीसी। एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए आपको गेट लेवल की मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 11th-12th पढ़ें, दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के कैंडिडेट हैं। एक वो जिन्होंने सिर्फ एटीसी का फॉर्म अप्लाई करा है, दूसरे वो हैं जिन्होंने सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेशंस का फॉर्म अप्लाई करा है, और तीसरे वो हैं जिन्होंने एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस दोनों का फॉर्म अप्लाई करा है। तो जिन्होंने एओ का फॉर्म अप्लाई करा है वो सिर्फ और सिर्फ 11th-12th पे फोकस करें, उन्हें एटीसी उन्हें गेट के सिलेबस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने एटीसी करा है उन्हें गेट 11th और 12th ये तीनों फोकस करें। जिन्होंने एटीसी और एओ दोनों किया है वो गेट 11th-12th पे फोकस करें, और अपने मैथ और फिजिक्स की जो प्रिपरेशन है उसको एटीसी के हिसाब से करें, तो एओ का जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसा कि मेरा हुआ था। मैंने एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए स्पेशली प्रिपरेशन नहीं करी थी, एटीसी के लिए क्यों करी थी, ठीक है, क्योंकि एटीसी का लेवल ऑलरेडी थोड़ा सा अप है एयरपोर्ट ऑपरेशंस से, जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, ठीक है। तो अगर आप एटीसी की तैयारी कर लेते हैं तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद गेट का सिलेबस। गेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली देर आर 8 चैप्टर्स, ओके, सो दीज आर द चैप्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर हमें पहले कर लेने चाहिए, कौन से चैप्टर हमें बाद में करने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने प्रायोरिटी लगाई हुई है, आप इस प्रायोरिटी में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मे बी यू हैव योर ऑन प्रायोरिटी, मैंने इस तरह से प्रोसीड करा था, सो आई विल टेल यू दैट ओनली, ठीक है। तो सबसे पहला आप लीनियर अलजेब्रा के लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट होता है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और स्कोरिंग भी है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज एट द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सेकंड इज कैलकुलस, ठीक है। ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लेवल का है, बट बहुत ही स्कोरिंग है। कैलकुलस का ही अगला पार्ट आ जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ये अगर आप ख़त्म कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही मेजर पोर्शन कंप्लीट करा देता है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन इज़ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आप इसको जल्दी से निपटा देना चाहते हैं तो आप उसी वक्त कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको बाद के लिए रख सकते हो, इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी 6 पे रखा है। देन इज़ न्यूमेरिकल मेथड, एनएमसीटी आता है ये, अगर आप चाहो तो इसको पहले ख़त्म कर सकते हो, स्पेशली अगर आप रिदम में हो तो, ठीक है, थोड़ा देर लगेगा, पढ़ के इसको ख़त्म कर दो, अदरवाइज इसको आप लास्ट के लिए बचा के रख सकते हो, इसीलिए मैंने इसको रखा है 7th प्रायोरिटी पे। देन इज ट्रांसफॉर्मेशन थियरी, इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो बेटर टू गिव अ लुक एट दिस ऑल्सो। सो दिस इज एट 8th प्रायोरिटी एंड दिस इज हायर सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने 5th पे रखा है। आप सबसे पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ख़त्म कर लें, गेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद कैलकुलस के अंदर आएँ तो यहाँ पे सारे ही चीज़ दी हुई है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 2 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा। 3 से आप चाहो तो सीधा 5th पे स्विच कर सकते हो, जो कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोनों
आपका यहाँ पे रिदम बना रह जाएगा एंड देन आप यहाँ पे आ सकते हो। सो बेटर टू कीप इट एट 4 एंड कीप इट एट 5, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कर लो, ठीक है। अगर आप गेट का उसी वक्त पूरा ख़त्म ही कर देना चाहते हो तो देन ये 3 चैप्टर के लिए आप जा सकते हो, अदरवाइज इसको अभी रहने देना। इसके बाद से सीधा स्विच करना आप 11th-12th में। बट बिफोर वी गो टू द सिलेबस फॉर 11th-12th, यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये रहा ATC, ये रहा ATC AO और ये रहा AO। जिनका AO है, चूँकि गेट हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और 11th-12th नीचे हमारा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, जिनका AO है वो सीधा 11th-12th से स्टार्ट करें, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। लेकिन जिनकी ATC या ATC AO दोनों हैं तो इनका सेम स्ट्रैटेजी होगा। ATC के लेवल पे आप आके तैयारी करें फिजिक्स में और मैथ में, दोनों में ही। और इसमें 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक वो जिनका मैथ अच्छा है, बेसिक मैथ उन्हें आता है, उन्हें डिफरेंशिएशन आती है, उन्हें इंटीग्रेशन आता है, जो बेसिक्स हैं, उन्हें ट्रिगो के फॉर्मूलेज याद हैं, ठीक है। एक वो जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के बिल्कुल फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है, फंक्शन में कुछ भी याद नहीं है, ग्राफ कैसे खींचा जाता है वो भी नहीं याद है, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि d/dx ऑफ ln x = 1/x, जिन्हें ये भी याद नहीं है, वो इस कैटेगरी में आ गए। और जिन्हें वो सब चीज़ें पता हैं वो इस कैटेगरी में हैं। तो जिन्हें बेसिक मैथ्स याद है, जिन्हें बेसिक्स मैथ्स आती हैं, वो नहीं भूले हैं, वो गेट मैथ से स्टार्ट करें, ठीक है। दे कैन स्टार्ट विथ गेट मैथ एंड देन स्विच टू 11th-12th। लेकिन जिनकी बेसिक्स एकदम कमज़ोर हैं वो 11th-12th से ही स्टार्ट करें, देन स्विच टू गेट मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 11th-12th का जो स्ट्रैटेजी है प्रायोरिटी वाइज वो सेम होगी, लेकिन इनके लिए 11th की स्ट्रैटेजी अलग होगी प्रायोरिटी वाइज। सबसे पहले हम लोग 11th में सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ से अगर देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहला है सेट रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशंस। क्या ये चैप्टर पढ़ना है? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल पढ़ना है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। दूसरी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप गेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो वहाँ भी कवर हो जा रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है गेट। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वलिटी। क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? यस, इससे क्वेश्चन आते हैं और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में बेसिकली इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो नहीं पढ़ना है उसको मैं ऑलरेडी क्रॉस कर दूंगा, जो पढ़ना है उसी को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा आगे। जो नहीं पढ़ना है उसको मैंने कट कर दिया हुआ है। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम यस पढ़ना है, लेकिन बाद में पढ़ना है। हम लोग ऑर्डर लगाएंगे किस ऑर्डर में पढ़ना है। देन इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। जो गेट का मैथ पढ़ रहे हैं उनका तो वहीं पे कवर हो जाएगा, तो उनको 11th-12th में ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो गेट मैथ से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो यहाँ से गेट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी, ये गेट में भी पढ़ना है। नेक्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ बताऊँगा कि जिनकी बेसिक्स बिल्कुल वीक है, जिनको बेसिक्स में कुछ भी नहीं आती, कुछ भी याद नहीं रहा है, बहुत दिनों बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको ट्रिगोनोमेट्री में ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप कैलकुलस सब नहीं बना पाएंगे। लेकिन जिन्हें वो सब चीज़ें याद हैं वो अभी फ़िलहाल इस पर समय नहीं दे, बाद में इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। ये तो करना ही नहीं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये आप क्वांट में भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, तो यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी की बात कीजिए तो क्वांट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेयर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे करने हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आप जब भी करें ना तो आई वुड सजेस्ट कि जब यहाँ पे आप सेट रिलेशन कर रहे होंगे, यहीं पे आप फंक्शन भी कर लें, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि फंक्शन 12th में आ जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। उसके बाद है कैलकुलस पार्ट शुरू हो जाता है। फंक्शन आप जब भी ख़त्म करेंगे, कैलकुलस जब भी आप शुरू करें उससे पहले फंक्शन जरूर पढ़ लें, क्योंकि कैलकुलस में फंक्शन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपका कैलकुलस का फर्स्ट आ गया लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, देन डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ये दोनों पेजेस में इंटीग्रेशन के ही सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर, नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दोनों एक ही चीज़ है, वेक्टर का ही ये पार्ट है। अगला हमारा है स्टैटिस्टिक्स, जो कि नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड बुलियन अलजेब्रा, ये भी नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड ये हम लोग ऑलरेडी गेट में कर रहे हैं, ठीक है।
एंड देन लीनियर प्रोग्रामिंग। यस, इसमें कटा हुआ है बट ये मैंने आखिरी में कर ली थी क्योंकि एक बार एटीसी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा। अब इसको हम लोग लगा देंगे ऑर्डर ऐसे लगाएंगे हम लोग कि जो लोग, सबसे पहला मैं लगा रहा हूँ एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। तो जो लोग एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए शुरू कर रहे हैं वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस को मैं करने जा रहा हूँ रेड से। तो वो सबसे पहले सेट रिलेशन एंड फंक्शन कर लें। सेट रिलेशन एंड फंक्शन करने के बाद जस्ट वो स्विच कर जाए, किस पे स्विच कर जाए, वो कैलकुलस पे। तो दिस इज़ 2, देन इंटीग्रल कैलकुलस, दिस इज़ 3, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, 3 एंड 4। तो सेट रिलेशन फंक्शन और उसके बाद आपने ख़त्म कर दिया सीधा कैलकुलस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वगैरह क्लियर नहीं है तो आप 1 के बाद 2 करने से पहले 2 डैश पे आप ट्रिगोनोमेट्री को रख सकते हो। वो तब जब आपकी ट्रिगोनोमेट्री में जो फॉर्मूला वगैरह है वो उतना अच्छा क्लियर नहीं है। अगर है तो आप सीधा 1 पे सेट रिलेशन एंड फंक्शन करिए, देन सीधा आप आ जाइए कैलकुलस पे, ठीक है। ये मैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए भी बता रहा हूँ। उसके बाद आप जा सकते हो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे, 5th नंबर पे, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करने के बाद आप जा सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन आ जाएगा। ये करने के बाद आप कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कहीं पे, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज 6, दिस इज 7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जा सकते हो जहाँ पे आपको वेक्टर एंड 3D मिलेगा। तो 8 नंबर पे आप उसको रख लो, ठीक है। उसके बाद आप 9 पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 10th पे बाइनोमियल थ्योरम को, एंड देन प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल करके जाना है, इसमें मेरे को दिख नहीं रहा है अभी, ये दिस इज़ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दिस इज़ 11th। अगर आप परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम किए हुए हैं उसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर देता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने ऑर्डर देखा कि सबसे पहला सेट रिलेशन एंड फंक्शन कर लेंगे। उसके बाद अगर आपकी ट्रिगो कमज़ोर है तो ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज़ वगैरह करेंगे, देन वी विल स्विच टू कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, देन इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे, देन डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। उसके बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे, बिकॉज दिस इज इजी एंड स्कोरिंग। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के बाद हम लोग आ जाएंगे 7th नंबर पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। उसके बाद 8th पे आ जाएंगे हम लोग वेक्टर एंड 3D पे, 9th पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 10th पे बाइनोमियल थ्योरम एंड 11th पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ ETC के लिए। जो ETC का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो बेसिक है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो नॉट गुड है, तो उनका अप्रोच सेम यही रहेगा, ठीक है। बट अब जो ATC या फिर ATC AO दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी जो बेसिक है वो अच्छी है, बेसिक मैथ जो है वो अच्छी है, तो वो स्टार्ट करेंगे किससे? स्टार्ट विथ गेट मैथ, गेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गेट में हमने ऑर्डर ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि गेट मैथ से जब हम लोग 11th-12th में स्विच करेंगे तो क्या करेंगे। 11th-12th में जब आप स्विच करेंगे तो सबसे पहला आप कर लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद कर लेना आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, इसको मैंने एक साथ रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। 8th पे पूरा यूनिट को रखा हुआ है हमने, ठीक है। इसके बाद आप स्विच करोगे सीधा किस में? सेट रिलेशन एंड फंक्शन में। ये रहा 1 2, दिस इज 3। हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया रहेगा। क्वाड्रेटिक को आप 4 पे रख लेना, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 पे, बाइनोमियल थ्योरम 6 पे, सीक्वेंस एंड सीरीज 7 पे, ठीक है। एंड देन इसके अंदर तो कुछ अब बचा ही नहीं, और लास्ट में आखिरी में टाइम बचे तो 8 थोड़ा सा इस पे दे देना आप, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा ATC के लिए प्रिपेयर करने का, कि आप गेट मैथ से अगर 11th-12th में स्विच कर रहे हो, तो गेट अगर आप बना रहे हो तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी वहीं पे कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रहा
पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर जो कि हमने सेकंड नंबर पे रखा था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियल्स। ये देखिए मैंने जो प्रीफर करी थी, ये मैं जब कॉलेज में था मैंने ये बुक ली थी गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, हालांकि मैंने गेट की प्रिपरेशन कभी की नहीं, ठीक है। ये मेरे पास बुक था पड़ा हुआ, इसकी ज़रूरत पड़ी थी, मैंने इस बुक को निकाला और इस बुक से मैंने प्रैक्टिस करा था, ठीक है। और मैं क्या करता था, आखिरी का जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए थे इसमें लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसका मैं आखिरी का 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करता था, क्योंकि उतना समय नहीं था कि सारा प्रैक्टिस कर सकूं। देन ये बुक थी एक मेरे पास, इसमें जो बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं ये आप बना सकते हो, बट इट वॉन्ट हेल्प मच। इनिशियल स्टार्ट के लिए ये अच्छी बुक है। देन 11th-12th के लिए मैंने NCERT ही पढ़ा था, यहाँ पे 11th का मैं ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बुक मिला नहीं, तो दिस इज़ 12th NCERT। तो 11th-12th के मैंने यही प्रीफर करा था और रेफरेंस में रखा था ये बुक, लेकिन आई वॉन्ट सजेस्ट दिस बुक क्योंकि ये बहुत ही लेंदी है। सो बेटर टू यूज़ NCERT। अगर आप कोई रेफरेंस बुक रखना चाहते हो तो RS अग्रवाल रख लो, और इसमें अगर सॉल्व करना चाहते हो तो अल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करना आप, ठीक है, जैसे 1, 3, 5 या फिर 2, 4, 6 इस तरह से करके, ताकि आप क्वेश्चन भी बना लो और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी ना बनाना पड़े आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे तो आप उधर ही रह जाओगे, आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। इस एग्ज़ाम के अंदर पूरा सिलेबस कवर होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक हैंड बुक रखिए ताकि आप छोटा मोटा कभी भी आपको टाइम मिले 10 मिनट 15 मिनट तो आप सीधा सीधा इससे फॉर्मूला वगैरह प्रैक्टिस कर सको और मेमोराइज़ कर सको, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था मैंने वहाँ पे ख़रीदा था, 2018 तक इसमें क्वेश्चन दिया होता है। स्पेशली मैंने एग्ज़ाम ATC के लिए ख़रीदा था, JEE मेन का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिस नहीं करना है, पिछले 5 से 10 साल का क्वेश्चन, 5 to 10 ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इससे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT भी बनाओ, RS अग्रवाल भी बनाओ, ये भी बनाओ, 3 में से आप कोई भी चीज़ से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। थ्योरी इससे पढ़ लो और क्वेश्चन आप इससे प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद कंक्लूजन में मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जो प्रैक्टिस करी थी, मेरे जो पुराने कॉपी मिले हैं उसमें कुछ प्रैक्टिस का उसमें मिला है मुझे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ये पता नहीं किस टॉपिक से है। यहाँ पे देखिए आपको पैराबोला वगैरह दिखेगा, हाइपरबोला दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस करी थी। यहाँ देखिए मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ करा था, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन करा था, लेकिन ये सब मैंने करे थे बाद में, पहले नहीं करा था मैंने। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस है, यहाँ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का प्रैक्टिस है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ प्रैक्टिस है। अगर किसी को हिंदी पढ़ने आता है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कितने तरीके से आ सकता है। आपको एनालाइज करना होगा, आपको खुद की मदद करनी होगी, ठीक है। आपको कहीं किसी ग्रुप में कोई गाइडेंस में इससे ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको खुद से अपना इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, खुद को एनालाइज करना होगा कि आप कितना जानते हैं, आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है, किस तरह से आप अपना अप्रोच रखा जाए। आप अपनी खुद की एक रणनीति बनाइए, दूसरे की रणनीति अलग हो सकती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबका अपना अपना लेवल होता है, किसने कितनी पहले पढ़ाई कर रखी है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जिन्होंने पहले से गेट की पढ़ाई कर रखी है उनके लिए मैथ ईजी होगा, जो लोग SSC की तैयारी कर रहे थे उनके लिए क्वांट और रीजनिंग वगैरह ईजी होगा। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब करा था क्योंकि मुझे पता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन स्कोरिंग टॉपिक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं सारा क्वेश्चन इससे करूँगा। यहाँ देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, ये मैंने बहुत ही आखिरी टाइम पे प्रैक्टिस किया होगा जब 1-2 दिन बचे होंगे मुझे लगता है, ताकि अगर एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से आ जाए तो वो भी मेरे से ना छूटे। देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ आप देखिए यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो वाला है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं बताऊं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कभी नहीं पढ़ा था, ना 11th-12th में ना ही इंजीनियरिंग में, लेकिन यहाँ चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछ रहे थे कॉम्प्लेक्स फंक्शन से, तो मैंने इसकी पढ़ाई की और जो क्वेश्चन आए थे मैंने सॉल्व भी करा था, मुझे याद है। यहाँ देखिए सीरीज़, मैंने कहा था सीरीज़, ये भी आखिरी के दिनों का, ये सब सारा प्रैक्टिस जो ये आखिरी के दिनों का है क्योंकि वो कॉपी लास्ट टाइम का ही है, उसमें कहीं कहीं डेट भी डाले हुए हैं, तो नवंबर का डेट है, ठीक है, और नवंबर में ही एग्ज़ाम हुआ था, ठीक। तो आखिरी के दिनों में देखिए कि मैंने टेलर सीरीज़ वगैरह भी की। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी सबका प्रैक्टिस करा है मैंने। दिस इज़ वेक्टर का प्रैक्टिस। ये देखिए गामा और बीटा फंक्शन वगैरह का यहाँ पे प्रैक्टिस किया हुआ है।
तो इस तरह से देखा कि हमने कि किस तरह से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया, ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका हो सकता है खुद का कुछ अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी से सबका सिलेक्शन हो, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है तो आप सर्टेनली वो चीज़ कर सकते हैं। बड़ा बल्कि बुक, भारी बुक वगैरह मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। आर डी शर्मा वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, सो आई वॉन्ट सजेस्ट। एनसीईआरटी थ्योरी के लिए ठीक है, अगर आपको वो कम पड़ता है तो RS अग्रवाल इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि इसमें कम दिया हुआ होता है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई एक बुक इस्तेमाल कर लीजिए, बेटर होगा जेईई मेन की बुक इस्तेमाल कर लें, या फिर ये, या फिर RS अग्रवाल, कोई एक ही करना। ज़्यादा बुक इस्तेमाल करने से आपका सिलेबस रह जाएगा, आप एक ही चैप्टर में आप फंसे रह जाएंगे। एक ही चैप्टर में फंसे नहीं रहना, क्वेश्चन तो सारे सिलेबस से पूछा जाता है। एंड कवर होल सिलेबस। बहुत भारी क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट इंटेलिजेंट स्टडी करना चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन ही बना रहे तो ऐसी क्वेश्चन बनाइए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट लेते हैं और क्वेश्चन विदिन मिनट बन जा रहा है, मतलब आपको वो आता ही है। आपको जहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तो वो आप वहाँ पे सीखें, और आगे आपको उससे रिलेटेड अगर चीज़ें आई तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा एंड दिस विल हेल्प यू। ओके, अगर पसंद आया हो ये लेक्चर तो इसे शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।